कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कांग्रेस एक ही चीज करती थी, नेगोशिएशन नेगोशिएशन नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, और फिर चुप होके बैठ जा। 2001 में 16 बीएसएफ के जवान मारे गए और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के सिर्फ 3। मतलब आप इक्वेशन देखें, कितना इम्बैलेंस्ड इक्वेशन है। इट इज बीजीबी विच इज द प्रॉब्लम, इट इज नॉट द बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर इन्होंने 57 बांग्लादेश राइफल्स के सीनियर अफसरों को वहां पे गोली मार के एग्जीक्यूट किया, और उनके शरीर उसी कॉम्प्लेक्स के जो ग्रेव्स थे उसके अंदर या तो दफना दिया या फिर गटर के अंदर इन्होंने अफसरों की बॉडीज को फेंक दिया। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे। 5 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम आते हैं, बीजेपी की जीत होती है और शुभेंदु अधिकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। शुभेंदु अधिकारी अपने प्रदेश के पहली कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला करते हैं, जिसके अंतर्गत बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन देने का फैसला करते हैं। इस फैसले की खबर आते ही देश में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की खबर भी सुर्खियां बन जाती हैं। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल बॉर्डर पर बॉर्डर के इश्यूज भी अखबारों में छपने लगता है। आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे इन्हीं पहलुओं को और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर क्या समस्याएं हैं। इसके साथ ही भारत में रह रहे अवैध रूप से बांग्लादेशियों को वापस देश जाने का जो फैसला किया गया है, उससे पूरी स्थिति किस तरह से बिगड़ी है। इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर समरपाल सिंह तूर। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद राम, कैसे हैं आप? जय हिंद सर, मैं बहुत बढ़िया सर। इससे पहले कि हम इसकी जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझें, सर आपका पहला रिएक्शन जब प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया कि बॉर्डर को फेंस करने के लिए बीएसएफ को जमीनें दी जाएंगी। देखें, ये बहुत ही पुराना और पेंडिंग मसला था। और देखिए, अगर हम इतिहास में जाएं तो 2001 में एक जगह है बोरईबई। तो बोरईबई एक गांव है जहां पे क्लैश हुए थे और वहां पे काफी कैजुअलिटीज भी हुई थी, जिसके अंदर हमारे 16 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए थे, 3 बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जवान मर गए थे और कुछ अन्य सिविलियन। तो देखें, एक तो ये हिस्ट्री रही है कि जो रिश्ते हैं बांग्लादेश, अब इन्हें बीजीबी बोलते हैं, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश। तो पहले इन्हें बीडीआर बुलाया जाता था। तो जो बांग्लादेश राइफल्स, तो बांग्लादेश राइफल्स का नाम बाद में बदला जब म्यूटनी की इन्होंने जब म्यूटनी की तब इन्होंने 57 ऑफिसर्स मारे बीडीआर के, बांग्लादेश में ही ढाका में 17 सिविलियन मारे। मतलब 74 तो हत्याएं की हैं बीजीबी ने, जो इसका इतिहास है बीडीआर बोलने। तो पहली चीज तो जो बांग्लादेश के बॉर्डर पे तैनात जो इनकी बॉर्डर फोर्स है, पहली चीज वो बहुत ज्यादा करप्ट है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से जमाते इस्लामी अभी इलेक्शन जीता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बॉर्डर बेल्ट पे ही जीता है। इंटरनल इंटीरियर ऑफ बांग्लादेश में जमाते इस्लामी को कोई भी ना वोट मिली है, ना उनकी एक्सेप्टेंस हुई है। और देखे, जो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन की थी 1972 में बांग्लादेश के साथ, जब बांग्लादेश बना, उसमें कुछ पॉइंट्स थे, 17-18 पॉइंट्स थे, जिसके तहत लिखा गया था कि दोनों मुल्क कोई भी तीसरे मुल्क का ना साथ देंगे, ना कोई ऐसी दोस्ती करेंगे जिससे कि एक दूसरे को हानि पहुंचे। और ये जो ट्रीटी थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, ये मुक्ति बाहिनी के दौरान 1975 के आसपास ऑफिशियली साइन हुई थी और इसे 1997 में रिन्यू होना था, पर वो नहीं हुई रिन्यू।
तो जाहिर सी बात है कि जी। बांग्लादेश के जो सेंटिमेंट है, जो इनका रेडिकल एलिमेंट है, वो हावी रहा है इन पे, जिसकी वजह से फ्रेंडशिप ट्रीटी दोबारा नहीं रिन्यू हो सकी। फिर आप देखें 1997 के बाद पहला मेजर क्लैश कब होता है? 2001 में। और इस गांव में जिस तरीके से हमारे जवानों के साथ इन्होंने जिस तरीके से बर्ताव किया, जिस तरीके से उन्हें मारा और जिस लहजे से हमें उनके शरीर वापस किए, वो बहुत ही अफसोसजनक, बहुत ही बारबेरिक तरीके से थे। और बोराईबारी का जो ये बॉर्डर क्लैश था, ये एक किस्म से इंडिया के लिए एक आई ओपनर था कि बांग्लादेश काफी रेडिकलाइज हो चुका है। और अर्ली सर 2000 बांग्लादेश की रेडिकलाइजेशन और बॉर्डर पे होने वाले उनकी एक्टिविटी को लेकर भी आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने देश की बात कर लूं। आज से 10 साल पहले ये बात संसद में हुई थी कि 2 करोड़ बांग्लादेश भी भारत में रह रहे हैं। तो बड़ी संख्या में, और आज 10 साल बाद तो उनकी संख्या और बड़ी ही होगी, बहुत ही बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी आके भारत में रह रहे हैं। वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चुनौती? सबसे बड़ा सवाल है कि ये बांग्लादेशियों को आने किसने दिया? जी। 4000 किलोमीटर की ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ, तो देखें बहुत सालों से इनके बांग्लादेशियों के रिश्तेदार बंगाल में भी रहते हैं और वाइस वर्सा। इंडिया के भी जो बंगाली हैं उनके भी काफी रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं, तो इनका आना जाना लगा रहता था ओवर द इयर्स। अब जाके जब मसला थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे कोई कंट्रोल ही नहीं है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड का। मतलब अगर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स का कोई कंट्रोल होता तो आज की तारीख में ये इतने इलीगल बांग्लादेशीज आ पाते? ये 1997 जब से ये ट्रीटी रिन्यू नहीं हुई है, फ्रेंडशिप ट्रीटी, तब से ये इलीगल यहाँ पे इंकर्जन करने लग गए हैं। 4096 किलोमीटर की ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। यहाँ कितने और अलग अलग ये बॉर्डर छूता है, वेस्ट बंगाल को, असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को, मिजोरम को। तो ज्योग्राफिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऊपर से ये जहां पे भी बॉर्डर क्रॉस होते हैं वहां पे नदियां भी हैं, उधर वेटलैंड भी हैं, एग्रीकल्चरल फील्ड है, गांव है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलेटेड एरियाज भी हैं कई जगह, कि घर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बने हुए हैं। तो देखिए, इसका ना बांग्लादेश ने कभी कोई इंटरेस्ट लिया और उल्टा इसका गलत फायदा ही उठाया है। बल्कि मतलब ये जो बॉर्डर है ये इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर का नहीं है, जहां पे कि डेजर्ट हो, या फिर चाइना का बॉर्डर जहां पे कि पहाड़ियां मिले और जंगल मिले आपको, ठीक है। ये एक बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया है जहां पे दोनों साइड पे काफी आबादी बसी हुई है। तो इनका आना जाना मतलब इलीगल जो इमिग्रेशन था, इसके मेन 3 कारण थे। पहला था इकोनॉमिक माइग्रेशन, क्योंकि बांग्लादेश इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था, तो एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए ये इलीगल बांग्लादेशीज आए, सेटल भी हुए, कईयों ने सिटीजनशिप भी ली 10-15 साल के बाद इंडिया में रहने के बावजूद, और वो लीगल तरीके से आए और उन्होंने यहाँ पे इंडियन सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है। फिर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी थी, मतलब कंस्ट्रक्शन देख लो आप, एग्रीकल्चर देख लो, डोमेस्टिक वर्क देख लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देख लो। तो जितने भी माइग्रेंट थे बांग्लादेश के, जिन्हें अच्छी इनकम चाहिए थी, ठीक है, उनके पहले से ही फैमिली और कल्चरल कनेक्शन बने हुए थे, तो उनके लिए आसान था, ठीक है। ऊपर से पार्टीशन के दौरान बहुत सारी कॉमन कम्युनिटीज थी दोनों साइड पे, जो एक दूसरे को जानती थी, तो उन्हें एंटरटेन करना, उन्हें इनवाइट करना, आना जाना मिलना, पर वो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एक लीगल तरीके से जायज था। यहाँ पे तो इलीगल को भी इन्होंने एक न्यू नॉर्मल बना दिया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे कल्चर और लैंग्वेज सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है।
तो क्रॉस बॉर्डर की जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा आसान हो गई। कुछ छुपाव में कोई छुपाव में नहीं क्रॉस करता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क शुरू हो गए, जिसके अंदर प्रोफेशनल ट्रैफिकिंग, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गैंग्स आ गई, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने वाली मतलब बिजनेसेस चल पड़े, ठीक है। काउंटरफेट करेंसी, ये आवाजाही हो गई, नारकोटिक्स हो गया, कैटल स्मगलिंग हो गई। तो ये इलीगल माइग्रेशन बेसिकली एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम बन गया, जिसमें कि बांग्लादेश राइफल को हर हफ्ते पैसे पहुंच जाते थे हफ्ते के तौर पे। तो देखिए, ये होता रहा, पनपता रहा। अब इससे क्या हमें फर्क पड़ा, इंडिया में रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनने लग गई, क्रिमिनल सिंडिकेट्स तैयार हो गए, जो गूंज या गैंग्स कहते हैं, ठीक है। फिर फेक करेंसी ऑपरेटिव्स आ गए, आर्म्स ट्रैफिकिंग शुरू हो गई, नार्को ट्रैफिकिंग और नार्को ट्रेड शुरू हो गई। तो बेसिकली इससे पूरा का पूरा जो बॉर्डर कंट्रोल है वो खत्म हो गया। उसकी फॉर्मेलिटी, उसकी सीरियसनेस, उसका जो सोवरेन पार्ट था वो डाइल्यूट कर दिया बांग्लादेश में, क्योंकि ये लगातार करता आ रहा था। और उसके बाद फिर इंडिया ने काफी फिजिकल फेंसिंग की, हमने जगह जगह पे फिजिकल फेंसिंग की, हमने फ्लड लाइटिंग लगाई इंडिया ने, ठीक है। हमने जहां जहां फेंसिंग थे और बॉर्डर है वहां पे हमने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस वहां पे लगाई, रिवर पेट्रोलिंग बोट्स और टीम्स तैयार की हमने बीएसएफ की, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग की, जॉइंट कोऑर्डिनेशन किया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, है ना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, रैपिड रिस्पांस यूनिट। तो बीएसएफ ने काफी ऐसे चीजें इन प्रैक्टिस लाई, फंडिंग भी हुई ताकि ये रोक सके। पर मुद्दा ये है कि ये एक तरफा नहीं हो सकता। ये बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को भी, उनके मन में भी एक विल होनी चाहिए कि नहीं, उन्हें इलीगल इमिग्रेशन रोकनी है। उसके प्रति उनका सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। और अब जमाते इस्लामी इन्वॉल्व है, तो ऑल द मोर रीजन इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही है। इसके अंदर पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान आईएसआई काफी नजदीकियां बढ़ा ली उन्होंने बांग्लादेश आर्मी के साथ। उनका जगह जगह इन्वॉल्वमेंट होना, मौजूद होना, ऊपर से जैश ए मोहम्मद ने अपने 2 मेन इन्होंने ओरेटर्स भेजे बांग्लादेश, जो ऑनलाइन मौजूद है, कि इन्हें बोला गया कि इलेक्शन से पहले आपने कैंपेनिंग करनी है और जैश ए मोहम्मद में आपने भर्तियां करवानी है। और आईएसआई की 3 या 4 डेलीगेशन 2025 जनवरी से बांग्लादेश बहुत बार आ चुकी, अंडर 1 ब्रिगेडियर साहब और 15 से 20 ऑफिसर और बाकी इनकी टीम्स है। तो ये आज भी डिप्लॉयड है बांग्लादेश में, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये बिल्कुल वहां पे मौजूद है। और वो अब सर ऐसे मैं इसको थोड़ा सा आपको रुकते हुए पूछूंगा, ऐसे समय में जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के जब शासन कर रहे थे, तब बांग्लादेश में चरमपंथी एक्सट्रीम पे थी, चुन चुन के हिंदुओं को मारा गया, इंडिया के खिलाफ बातें की गई, उन ऑर्गेनाइजेशन को जगह दी गई जो कि भारत के खिलाफ बात करती हैं। ऐसे समय में अगर भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि बांग्लादेश की जो टोटल बॉर्डर है उसको फेंस किया जाएगा, और एक स्मार्ट फेंसिंग का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है, तो मैं दोनों चीजें समझना चाहूंगा। एक बात कि ये कितना महत्वपूर्ण है भारत की ओवरऑल सुरक्षा के लिए, और दूसरा व्हाट इज स्मार्ट फेंसिंग की जो ये बात चल रही है, ये क्या है? देखिए, पहली चीज तो ये, अभी जैसी अधिकारी जी, शुभेंदु अधिकारी जी जैसी पावर में आए हैं, उन्होंने 42 किलोमीटर तो तुरंत बोल दिया कि स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम 40 से 45 दिन में ये 42 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ को सौंप दिया जाए। मतलब कि प्रायोरिटी ऑफ द बंगाल गवर्नमेंट इज कि पहले बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, नंबर 1, ठीक है। दूसरा, देखिए, जहां तक स्मार्ट फेंसिंग का है, तो जैसे इजराइल है, उसकी स्मार्ट फेंसिंग है, वहां पे 24/7 अलग टाइप के कैमरास और अलग टाइप के रेंज हैं कैमरास के, जिसमें कि डे विजन,
थर्मल विजन, इंफ्रारेड विजन के कैमरास जगह जगह लगे हुए हैं, वहां पे लेजर सेंसर्स लगे हुए हैं, उधर अलग अलग प्रकार के अलार्म सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो यदि आपने कोई भी बॉर्डरी इलाका या उसकी तार वहां पे ज्यादा हिली या वहां पे काटने की कोशिश की, तो आपके मॉनिटर पे तुरंत आ जाएगा कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन बिड चल रही है। उसी दौरान फिर आपके जो ड्रोन्स हैं उनको उस एग्जैक्ट स्पॉट का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मुहैया हो जाता है, और फिर आप जी ड्रोन के जरिए जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। फिर इसमें अलग अलग लेयर्स हैं कि पहला कॉर्डन बॉर्डर के ऊपर है, फिर दूसरा लेयर बॉर्डर से 2 किलोमीटर के भीतर है, फिर तीसरा लेयर उससे 1 किलोमीटर भीतर है। तो ऐसे लेयर्स बने हुए हैं। और ये जो ड्रोन अभी इंट्रोड्यूस किया है, ये थर्मल ड्रोन्स लगातार ट्रैक करेंगे और हमें इतनी ज्यादा मैन पावर 24/7 तैनात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन कैमरास इतने पावरफुल हैं, ऊपर से ड्रोन इतने पावरफुल है और लॉन्ग ड्यूरेशन की फ्लाइट है। तो देखिए, ये जो ड्रोन्स हैं ये बेसिकली वो ड्रोन्स हैं जो नक्सल मूवमेंट को रोकने में काम आए थे। जी तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट यही ड्रोन्स अब बांग्लादेश के बॉर्डर पे इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दे रहे हैं, ताकि आवाजाही पे रोक लगे, मॉनिटरिंग हो, और वहां पे फिर जो स्मॉल टीम्स हैं इन इलीगल इमिग्रेंट्स को ऑन द स्पॉट अरेस्ट करके वापस भेजें। बट अब राम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कोई भी बांग्लादेशी जिसे हम वापस देने की जी कोशिश हाँ कर। सर, ये बात सामने आई है और इस तरह की तमाम खबरें आई हैं कि जो बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में आ गए थे वो वापस बांग्लादेश जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की जो फोर्सेस है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस है, वो उन्हें अब अलाउ ही नहीं कर, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करी, उनका अपना देश उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति बन गई है। ये कितना मुश्किल होगा बीएसएफ को इस सिचुएशन को मैनेज करने में। देखिए, पहले तो डिटेक्ट, फिर जी डिटेंशन एंड देन डिपोर्ट। जी तो ये जो DDD वाला D³ ये जो है ये मॉडल अभी फॉलो होगा। तो अब पहले आइडेंटिफाई या डिटेक्शन होगी इलीगल बांग्लादेशीज की। अब वो बांग्लादेशियों को डर लग रहा है कि अगर डिटेंशन सेंटर में इन्हें रख दिया और बांग्लादेश ने इनको पहचानने से नकार दिया, तो एक किस्म से तो ये नो मैन्स लैंड वाली बात हो गई कि ये स्टेटलेस हो जाएंगे, स्टेटलेस या नेशनलेस सिटीजन हो जाएंगे, ना इंडिया के ना बांग्लादेश के। बांग्लादेश एग्रेसिव रुख इसलिए दिखा रहा है कि 15 से 10 साल तक तो ये बांग्लादेश से बाहर रहे। अब जब इनके ऊपर मतलब लॉ एंड इन्फोर्समेंट की तलवार टंग रही है, इन्हें दिख रहा है कि मुश्किलात आने वाले हैं, तो अब ये वापस अपने घर की तरफ रुख करना चाहते हैं, जो बांग्लादेशियों को नहीं फा रहा है। उन्हें ये नहीं सूट कर रहा है कि मुश्किल वक्त में आप बांग्लादेश छोड़ के चले गए इलीगली, और अब जब वहां पे आपके ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप वापस बांग्लादेश क्यों आना चाहते हो। ऊपर से देखिए, बांग्लादेश के जो है बीजीबी, इसने पहली चीज तो ये सवाल किया है कि इंडिया प्रूव करे कि ये इंडिविजुअल बांग्लादेशी सिटीजन है, हम पे डाल दिया। फिर कहते कि जितने भी ये डिटेनीज हैं इनके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है ही नहीं। जायज सी बात है, आप इलीगल इमिग्रेंट हो तो आप अपना पूरा पास्ट और हिस्ट्री जला के गायब करके ही आओगे ना, एक नए सिरे से शुरुआत करने के लिए। पर जब आपको पता है कि आप बांग्लादेशी हो, इंडिया में पता है लीगली कि आप बांग्लादेशी हो, तो आप कहां पे भागोगे, कहां छुपोगे। जी। और ये कई तो इंडिया में 10-20 साल से ऊपर हो गए हैं जो रह रहे हैं। कईयों के पास इंडिया के वोटर कार्ड्स हैं इलीगल, डुप्लीकेट राशन कार्ड, डुप्लीकेट आधार कार्ड इन्होंने फ्रॉड तरीके से बनवा लिए। तो बांग्लादेश आर्ग्यू कर रहा है कि आप कोई कंक्लूसिव एविडेंस दीजिए, क्योंकि ढाका इस माइंडसेट से देख रहा है कि विदाउट प्रूफ
ये नॉन सिटीजन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम्म, ऊपर से ये बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इंडिया कह रहा है कहां से लाए। ठीक है, तो हम्म, ये बेसिकली डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन अभी चल रही है, ये अभी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, ऊपर से अगर ये प्रूफ मांग भी रहे हैं, बांग्लादेश प्रूफ मांग रहा है, तो पहली चीज तो देखें इंडिया में इसका क्या जी, असर डाला ये लोगों ने। पहले तो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्होंने छेड़छानी की, इतनी तादाद में आए, हम्म, इलेक्शंस को रिग किया, और गलत तरीके से इन्होंने अनवांटेड मिनिस्टर को इतने सालों पावर में रखा। क्यों? क्योंकि वो मिनिस्टर ने इलीगल इमिग्रेंट्स को सेफ्टी और प्रोटेक्शन प्रॉमिस की थी, सर जिसकी वजह इतनी से संख्या में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, इतनी संख्या में ये लोग आए अवैध रूप से कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है वहां पे पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई, पूरी जो डेमोग्राफी उस पर असर पड़ा। तो जो भी इंडिया में सरकार स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहा था पब्लिक के लिए, जी, वो जी, 90% ये बांग्लादेशी उसके सब्सक्राइबर थे। तो हम्म, राशन हो गया, रिसोर्स एलोकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हो गई, है ना, फिर हम्म, पॉलिटिक्स हो गया, डेमोग्राफी हो गई, हम्म, सब में तो ये इलीगल हम्म, इमिग्रेंट्स को किसने पनाह दी? ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने। ठीक है, मुझे हम्म, नाम नहीं लेना चाहिए, बट ये सच्चाई जी। है, हम माने या ना माने, पर ये फैक्ट है। राजनीतिक पार्टियों ने भारत में भी तो राजनीतिक पार्टियों ने किसी ना किसी रूप में उन्हें कह दिया, तभी इतनी संख्या में आए और यहाँ बसने में कामयाब हुए। इंकरेजमेंट मिली। देखें, कुछ ऑफर अच्छा होगा तभी पब्लिक उस साइड इस ओर जाएगी ना। तो जी, यदि ये वाला रुख और प्रायोरिटी कांग्रेस ने हम्म, सीरियसनेस नहीं दिखाई थी अपने टाइम में, कोई भी जी, प्रॉब्लम होती थी कांग्रेस एक ही चीज करती थी, नेगोशिएशन नेगोशिएशन नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, और फिर चुप होके बैठ जाते थे। हम्म, 2001 में 16 बीएसएफ के जवान मारे गए, और जी, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के सिर्फ 3। मतलब आप हम्म, इक्वेशन देखें, कितना इम्बैलेंस्ड इक्वेशन है, और हम्म, इसके बावजूद कॉम्प्रोमाइज किया कांग्रेस ने, जो कि एक बहुत ही गलत मैसेज था इंडिया के यूथ के लिए, इंडिया की फोर्सेस के लिए, और बीएसएफ की जो वैल्यू थी उसको भी काफी बड़ा झटका और धक्का लगा था कि इतना सब हो गया और आपने कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर नहीं डाला बांग्लादेश पे, आपने कोई हम्म, एक्शन नहीं लिया, आपने डिप्लोमेटिक टाइज बरकरार रखी, आपने हम्म, ऐसे बिहेव किया कि इट इज जस्ट अनदर इंसिडेंट। जी। तो देखें, तो काफी चीजें मैटर करती है, जिसकी वजह से आज की तारीख में ऑपोजिशन अपनी जगह पे है और रूलिंग पार्टी अपनी जगह पे बरकरार है। ठीक है, सर इन तो सभी परिस्थितियों में जब सरकार ने ये फैसला लिया है कि तमाम वो बांग्लादेशी जो अवैध रूप से भारत में आए हैं उन्हें वापस अपने देश जाना होगा, और इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब इस तरह के सख्त फैसले सरकार ले रही है, तो ये आप कितना महत्वपूर्ण देखते हैं सुरक्षा पॉइंट से, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए राम, मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया को इस मुद्दे को लेके बहुत ही सीरियस अप्रोच बरकरार रखनी चाहिए। हमें जी, अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी अव्वल दर्जे की करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा ड्रोन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ताकि बांग्लादेशियों को दिखे कि हाँ हम्म, ये इनके ड्रोन्स हैं, इन्होंने हम पे निगरानी रखी हुई है। ठीक है, हम्म, और फिर बेटर सर्वेलेंस सिस्टम हो, ठीक है, स्मार्ट फेंसिंग, इलेक्ट्रिफाइड फेंसिंग, ठीक है, ग्राउंड हम्म, सेंसर लगाने चाहिए। तो बेसिकली उसके बाद फिर दूसरा पहलू होना चाहिए, इंप्रूव्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन। जो तो जी, वॉलंटियर आ रहे हैं, जो तो हम्म, वॉलंटियर आ रहे हैं बांग्लादेशी, जो वैध तो रूप से भारत में आ रहे हैं। जो अवैध, जो गलत तरीके से आए और डिटेंशन हम्म, सेंटर्स में रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमने इलीगली एंट्री की है, हमें वापस हम्म, जाने दें, उनके हम्म, साथ इंडियन गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन शो करनी चाहिए। हमें हम्म, उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए कि हम उन्हें वापस बांग्लादेश पहुंचाएं।
और जहां तक इलीगल जो एंट्री है जिन्होंने की है, वो अब उनके ऊपर हमें अब या तो क्रिमिनल चार्जेस या फिर उन्हें जेल में भेजना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोई ओनरशिप ही नहीं है तो इनका क्या करेंगे, तो इन्हें ऑब्वियसली जेल टाइम फेस करना पड़ेगा। और अफ्रीकन कंट्रीज में क्या होता है राम, जो भी प्रिजनर्स होते हैं उनको सोशल वर्क बेसिकली इन कैदियों को लेके जाया जाता है एक पब्लिक प्लेस की साफ सफाई के लिए, उसके रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो बेसिकली ये जो प्रिजनर हैं ये रहेंगे तो जेलों में, बट टेम्पररी इनको बाहर लेके जाएंगे ताकि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का रखरखाव और साफ सफाई मेंटेन करें, इनको यूटिलाइज किया जाए लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अफ्रीका की कंट्रीज आज भी कर रही हैं, ठीक है, और ये काफी सक्सेसफुल मॉडल भी है कि एक किस्म से उन्हें उसके लिए एक लेबर फीस भी मिलती है इन इलीगल प्रिजनर्स को जो भी हैं। तो ऐसा एक मैकेनिज्म हो कि ये जितने भी इलीगल प्रिजनर्स जो हैं, जो कि बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इन्हें एक डिटेंशन सेंटर्स में रखें, इनको फिर हर दिन इन्हें अलग अलग इलाके बांट दिए जाएं और पुलिस की निगरानी के अंडर इनको फिर एरियाज का मेंटेनेंस और रखरखाव करवाना पड़े। क्योंकि देखिए इनको हम तो रखने नहीं वाले हैं टैक्स पेयर के पैसे के बदौलत, इनको खिला पिला के बिठाएंगे तो वो तो होगा नहीं, इनका कुछ यूटिलाइजेशन भी करना पड़ेगा। अब इससे बचने के लिए ये भागना चाहते हैं बांग्लादेश। अब बांग्लादेश गार्ड्स जो है उसके लिए ये सरदर्दी बन गई है कि अब ये इन्हें वापस आने से कहां पे रोकेंगे। 4000 किलोमीटर, बांग्लादेश की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है ना, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की इतनी संख्या है कि वो चप्पे चप्पे पे अपने बंदे वहां पे खड़े करके रखें। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये इंडिया में आए थे इलीगल तरीके से, अब उसी तरीके से इन्हें वापस जाना पड़ेगा। या तो आप अपनी बांग्लादेश सरकार को बताएं, अपने बांग्लादेश इलाके जहां पे इनके घर थे वहां का प्रॉपर एक्यूरेट एड्रेस दें ताकि वहां पे वेरिफिकेशन हो सके और ये वापस जाए। पर देखिए मुझे नहीं लगता कि कोऑपरेशन इतनी ढंग से होगी, क्योंकि बांग्लादेश इस पे काफी हद तक डिसएग्री करेगा। पर हमें एक चीज मन में रखना है कि बांग्लादेश को इंडिया की जरूरत है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, एनर्जी का सेक्टर हो, रिवर मैनेजमेंट की बात हो, या रीजनल सिक्योरिटी की बात हो, या फिर जो इनकी रिवर बेसिन्स है, और जो ब्रह्मपुत्रा का जो प्रोजेक्ट है और तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है, उसको मन में रखते हुए इनको इंडिया के साथ कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि बांग्लादेश के लिए ज्यादा चीजें स्टेक पे हैं। इंडिया के लिए इंडिया नीड्स बांग्लादेश, डेफिनेटली वी नीड बांग्लादेश एज अ गुड नेबर, ठीक है। दे डू अ वेरी बैलेंसिंग एक्ट इन द रीजन, एंड उनकी इकोनॉमी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी से ओवरटेक कर गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को तकलीफ हुई है बांग्लादेश को लेके। और फिर पाकिस्तान ने इंटरफेरेंस शुरू की जमाते इस्लामी के जरिए, और मोहम्मद यूनुस को प्लांट किया तो सोने पे सुहागा हो गया। तो देखिए पूरा ही फेवर हो गया। हाँ, मैं मतलब इतना कहना चाहता हूँ कि इट इज नॉट ओनली अबाउट फेंसेस, इट इज नॉट ओनली अबाउट माइग्रेशन, या फिर सोवरेनिटी की बात हो, या फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी, डेमोग्राफी, आप क्रिमिनल नेटवर्क एंड डिप्लोमेसी, आप जितना मर्जी बोल लें, बट एंड ऑफ द डे बांग्लादेश वहीं पे रहेगा जहां पे इतने हजारों सालों से उधर है, इंडिया भी वहीं पे रहेगा जहां पे हम हैं। तो मैं तो एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्राइसिस है, तो बांग्लादेश को अपने सिटीजन्स वापस लेने चाहिए, वरना इनकी नेशनल यूनिटी पे असर पड़ने वाला है। क्योंकि इंटरनली बांग्लादेश में भी काफी एनजीओज हैं जो पहल कर रहे हैं कि ये इमिग्रेंट्स वापस आए। आप अपने ही लोगों को अगर पहचानने से इनकार कर देंगे तो फिर इट विल हैव अ रेपलिंग इफेक्ट।
बहुत से अवैध बांग्लादेशी इस समय अपने देश जाना चाहते हैं, वो बॉर्डर तक पहुंच भी गए हैं, लेकिन इस तरह की तमाम खबरें आ रही हैं कि जो बीजीबी है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही, वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आखिर बीजेपी क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? क्या वो भी इस पूरे स्कैंडल के बीच में पार्ट है? उनकी हिस्ट्री कैसे रही है एज अ फोर्स? देखिए, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश पहले बीडीआर के नाम से जानी जाती थी, जिसका अर्थ है जी बांग्लादेश राइफल्स। तो देखें, जी। ये एक काफी फ्रेंडली फोर्स थी पहले, पर इंटरनली इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। इनकी सैलरीज नहीं ठीक थी, इनको वो स्टेटस, ओहदा और इज्जत नहीं दी जाती थी। ये पूरे टाइम बॉर्डर पे तो तैनात थे, और ये बांग्लादेश सरकार को भी बताते थे कि इलीगल स्मगलिंग, ट्रेड, इलीगल इमिग्रेशन पूरे अपने चरण पे है, इस पे रोक लगाई जाए, पर कोई इनकी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था, जिसकी बदौलत इन्होंने फिर एक म्यूटनी की। और जब इन्होंने म्यूटनी की ढाका में, तो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर इन्होंने 57 बांग्लादेश राइफल्स के सीनियर अफसरों को वहां पे गोली मार के एग्जीक्यूट किया, और उनके शरीर उसी कॉम्प्लेक्स के जो ग्रेव्स थे उसके अंदर या तो दफना दिया, या फिर गटर के अंदर इन्होंने अफसरों की बॉडीज को फेंक दिया। 17 इन्होंने वहां पे सिविल स्टाफ, जो कि क्लेरिकल स्टाफ है, जो इनका पेपर वर्क देखने में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता था, वो 17 सिविलियंस को इन्होंने मौत के घाट उतारा। और बेसिकली मुद्दा ये था कि ग्रीवियंस, इनकी लिविंग कंडीशंस इतनी बद से बदतर थी, इनका लो स्टेटस था, तनख्वाहें नहीं आ रही थी इनकी, ना बढ़ रही थी तनख्वाहें। तो आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन इन्होंने ये म्यूटनी की, और ये एक बहुत ही आई ओपनिंग म्यूटनी थी, ठीक है। और ये म्यूटनी के बाद 2017 में इसका सेंटेंस सुनाया गया, जिसके अंदर की 139 बांग्लादेश राइफल्स के अफसर और गार्ड्स को सजाए मौत दी गई है, टू बी हैंग्ड टू डेथ, ठीक है। तो ये तो पनिशमेंट मिली, और 146 जनों को दिए है लाइफ सेंटेंस। ये 2017 में ये सेंटेंस दिया है। अब मुद्दे की बात यह है कि आज की तारीख में इनका क्या स्टेटस है। जिनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई 139 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स, उनका क्या है आज की तारीख में स्टेटस। ऊपर से जो 146 लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाले हैं, क्या वो ये अभी जो तख्ता पलट हुआ है बांग्लादेश की सरकार में, उस दौरान क्या इनको छोड़ दिया गया? क्या इन्होंने वापस जमाते इस्लामी को ज्वाइन कर लिया है, जो रजाकार हैं इस तरीके से माना जाता है इनको? तो देखें, ये पहले ही बहुत ही रेडिकलाइज्ड ग्रुप ये रहा है इनका रवैया, और जौन सी ऑर्गेनाइजेशन बगावत करने पे आ जाए, उसकी रिलायबिलिटी आप खुद अनुमान लगा लें कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो आज की तारीख में अगर बीजीबी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इट इज बीजीबी विच इज द प्रॉब्लम। वेरी ट्रू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम पहलुओं को समझाने के लिए। यदि आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है जियोपॉलिटिक्स से जो आप मेजर समरपाल से सुनना चाहते हैं, उनसे जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।